Hello, investors. Welcome back on Investor Musing channel. Today, we will do a stock analysis of a bank which has been formed by the merger of two entities, IDFC and Capital First. So, IDFC Bank और Capital First का merger हुआ, जिससे कि ये नई entity बनी, जिसको हम IDFC First Bank के नाम से बुलाते हैं. Before we get into this analysis, I just wanted to highlight the disclaimer. Disclaimer goes this way that I'm not a SEBI registered advisor or a financial advisor. These videos are provided for educational purposes only and do not constitute specific financial trading or investment advice. The video is intended to provide educational information only and does not attempt to give you advice that relates to your specific circumstances. और अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार बात करें और उनकी राय के हिसाब से आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट मेरा मेन पर्पज़ ये है कि मैं जो भी मेरी लर्निंग्स होती हैं या जो भी मैं पढ़ता हूँ किसी स्टॉक के बारे में, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शेयर कर सकूँ ताकि हम लोग एक दूसरे से इसके बारे में सीख सकें. और इन्वेस्टिंग इन इटसेल्फ has been a puzzle for me, and I have spent a lot of time in learning about it. So whatever I have learned, I try to share through these videos. So coming back to this stock analysis for today, which is IDFC First Bank. So IDFC used to be an entity initially. फिर IDFC में से IDFC बैंक को फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में फ्लोट किया गया और IDFC बैंक डॉक्टर राजीव लाल ने स्टार्ट किया. Now, over the span of time, IDFC Bank further next 2 years के बाद कैपिटल फर्स्ट के साथ उसका मर्जर हुआ और हमें एक नया बैंक मिला जिसका नाम था IDFC फर्स्ट बैंक. ऑब्वियसली इसमें जो बुक कैपिटल फर्स्ट की थी वो भी है और साथ में जो IDFC बैंक की अपनी बुक थी वो भी इसमें दोनों बुक्स मिला के टुडे वी सी द IDFC फर्स्ट बैंक की बुक. So before we get into the further details of this, let's understand few principles. And in fact, Mr. Warren Buffett, who has been, you could say, the leading source of learnings in investment, and most of the investors have learned a lot from his letters, and even for me also. मैंने भी ओवर द पीरियड इनके लेटर्स पढ़ के बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. और इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि इन्वेस्टिंग की जो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी वो वॉरेन बफेट के लेटर्स के साथ ही हुई. वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, दीज आर द पीपल जो कि मैं जिनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा है. एंड ऑब्वियसली नाउ आई ट्राई टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज इनटू अ इंडियन कॉन्टेक्स्ट. एंड मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे हम समझ सकें कि जो वॉरेन बफेट यूएस में करते हैं उसको हम इंडिया में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. एंड इंडिया एज अ इकोनॉमी, एज अ मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द यूएस मार्केट इज़. तो उसी तरह से ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ और इनफैक्ट हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बातें करें. बिकॉज जो बुक्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट बुक्स अवेलेबल हैं आज मार्केट में, वो ज़्यादातर यूएस कॉन्टेक्स्ट में हैं. तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ये वीडियोज़ को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे वो प्रिंसिपल्स यूज़ करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसके बारे में बात कर सकें. So there are 3 quotes of Mr. Warren Buffett which drives a lot of attention across the globe और लोग बहुत बात करते हैं इसके बारे में. पहला quote में वो कहते हैं, when a management with reputation for brilliance gets hooked up with a business with a reputation for bad economics, it's the reputation of the business that remains intact. So basically what he is trying to say is कि आपका मैनेजमेंट का रेपुटेशन अगर ब्रिलियंस है और बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है, लेकिन जो बिजनेस है, जो उस बिजनेस की इकोनॉमीज अच्छी नहीं है, तो एट द एंड ऑफ इट द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस रिमेन्स इंटैक्ट. सो दैट मीन्स एक बहुत बढ़िया मैनेजमेंट अगर किसी ऐसे बिजनेस को चला रहा है जिसकी इकोनॉमीज अपने आप में बहुत अच्छी नहीं है, तो वो एंड अप इनटू अ मीडियोकर और लेस देन मीडियोकर काइंड ऑफ अ रिजल्ट्स. Second quote by him is, when we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, our favorite holding period is forever. तो अगर आपको बिजनेस भी बहुत अच्छा मिला और साथ में मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा मिला, अगर ये दो कॉम्बिनेशन कहीं पे भी हैं तो आपको कभी भी वो शेयर नहीं बेचना चाहिए, या वो वॉरेन बफेट ऐसा शेयर कभी नहीं बेचते हैं. और यही हम लुकआउट करते रहते हैं जब भी हम स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में जितने भी स्टॉक्स हैं आज और जितने वीडियोस आप देखते रहते हैं इस चैनल पे, हमारा मेन फोकस यही होता है कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत अच्छे हैं और साथ में मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी है. हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के केस में, क्या उसमें मैनेजमेंट अच्छा है, क्या वो बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है अपने आप में. सो वो चीज़ हम देखेंगे. बट एट द सेम टाइम the third quote which he says is, we enjoy the process far more than the proceeds. Obviously this is one learning which I have learned over the period कि जितना मज़ा और जितना एक्साइटमेंट आपको प्रोसेस में आता है, प्रोसीड्स ऑब्वियसली, सो मनी इज समथिंग विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस. अगर आप किसी कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, उस बिजनेस को समझते हैं और
आप एक स्टोरी अपने दिमाग में बनाते हैं कि हाँ ये बिजनेस शायद ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 5 साल या 10 साल इस तरीके से प्ले आउट होना चाहिए, तो उसको वो प्ले आउट होते देखना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है एज कम्पेयर टू रिटर्न्स जो उससे आते हैं। ऑब्वियसली रिटर्न्स तो इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है तो ऑब्वियसली रिटर्न्स उस बिजनेस में आते रहेंगे। Now, moving on, let's talk about the management first. Let's talk about the person who is running a bank right now, and then we will get into कि business कैसा है और business कैसा कर रहा है और आगे क्या projections हमें लग रहा है हो सकते हैं। So अगर आप बात करें मिस्टर वैद्यनाथन की, so मिस्टर वी वैद्यनाथन started a company called Capital First Limited. It was a Indian non-bank financial institution providing debt financing to small entrepreneurs, MSMEs, and Indian consumers. So एक जो एरिया है जो मिस्टर वी वैद्यनाथन का अक्रॉस उनका जो करियर रहा है वो ICICI बैंक में जब हुआ करते थे, जब वो एसेट साइड ऑफ बिजनेस को देखा करते थे, एंड उसके बाद शायद वो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में चले गए, एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड दिस कंपनी कॉल्ड कैपिटल फर्स्ट, जो कि फ्यूचर फर्स्ट एक कंपनी हुआ करती थी, उसके एक्विजिशन के बाद बनी। तो एक जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है मिस्टर वी वैद्यनाथन का वो है एसेट साइड ऑफ अ बिजनेस, एंड दैट टू फॉर द MSME एंड कंज्यूमर्स। ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इवन उनके करियर के पूरे फेज में देखेंगे, जब वो ICICI में थे या जब वो कैपिटल फर्स्ट रन कर रहे थे, तो उन्होंने हमेशा हमेशा अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको आप कहते हैं उसको ही फोकस किया है। ये उनका फोकस एरिया है। और इसी पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने ICICI बैंक में जब वो एसेट साइड ऑफ बिजनेस देखा करते थे उस टाइम भी, और जब वो कैपिटल फर्स्ट उन्होंने स्टार्ट की तो उन्होंने फोकस इसी एरिया पे किया, क्योंकि ये एक एरिया है जो कि आप कहना चाहिए जो उनको बहुत अच्छे से समझ आता है, और वो यहाँ पे एक हाई रिटर्न्स बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी इन कैपिटल फर्स्ट। सो ये कैपिटल फर्स्ट वाज फाउंडेड बाय हिम इन 2012। अब इस कंपनी में क्या हुआ वो थोड़ा समझते हैं। द कंपनी वाज इनिशियली लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज इन जनवरी 2008 एज फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स। तो ये फ्यूचर ग्रुप की एक फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग के नाम से कंपनी हुआ करती थी, और बिटवीन 2008 से 2010 ये इसी नाम से लिस्टेड थी स्टॉक एक्सचेंज पे। इन 2010 में क्या हुआ, वी वैद्यनाथन द MD and CEO of ICICI Prudential Life concluded an agreement to acquire 10% of the equity of the company. तो इन्होंने 10% इक्विटी फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स में एक्वायर कर ली। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बिजनेस के मॉडल को चेंज करके, तो ये उस समय ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के MD and CEO थे। इन्होंने 10% एक्वायर किया फ्यूचर होल्डिंग्स में, फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स में, और उसके बाद बिजनेस को चेंज किया। तो उस टाइम पे फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग बहुत सारे काम किया करती थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड अदर स्टफ विच अ फाइनेंशियल कंपनी डज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम सिर्फ MSME पे फोकस करेंगे, हम सिर्फ कंज्यूमर लोन्स पे फोकस करेंगे और हम इस सेक्टर को लोन देंगे। जब ये डिसीजन हुआ उसके बाद एक टाइम आया जब मिस्टर वी वैद्यनाथन को ये डिसाइड करना था कि कैसे वो और कैपिटल रेज करें। बिकॉज अगर आप फाइनेंशियल कंपनी या किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल NBFC के बिजनेस को देखेंगे जो कि लेंडिंग साइड में है, तो उसको एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैपिटल चाहिए जिसको वो लें और एट सर्टेन कॉस्ट जो आता है, और उसके बाद उसको लेंड करते रहें अपने कस्टमर्स को। तो एट दैट पॉइंट ही सक्सीडेड इन सिक्योरिंग इक्विटी बैकिंग ऑफ 8.1 बिलियन फ्रॉम वॉरबर्ग पिनकस, जो कि एक बहुत बड़ी फर्म है। उससे इन्होंने 8.1 बिलियन लिया और टू बाय आउट द अदर शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग 1 बिलियन बाय वे ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो उस टाइम पे 8.1 बिलियन जो कि इनको वॉरबर्ग पिनकस की तरफ से मिला, उससे उन्होंने कंपनी की जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है उसको खरीदा। ये within a year he built a prototype loan book of rupees 770 करोड़। अब हुआ क्या बिजनेस में, एक साल के अंदर फ्रॉम 2010 जब ये 10% इक्विटी स्टेक लेके फ्यूचर होल्डिंग्स में आए, उसके बाद से, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन दिस कैपिटल फर्स्ट एक्चुअली इमर्ज्ड और एक्चुअली टुक बर्थ यू कुड से, 770 करोड़ की बुक इन्होंने एक साल के अंदर में क्रिएट कर दी एंड प्रेजेंटेड द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टू मेनी ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स फॉर लेवरेज बाय आउट। एंड दैट इज द टाइम जब ये LBO हुआ। ही कंक्लूडेड इंडियाज लार्जेस्ट लेवरेज्ड management buyout, got fresh equity of 100 crore into the company and founded Capital First as a new entity with new shareholders, new board, new business lines and fresh equity infusion. तो ये सबसे बड़ा इंडिया का उस टाइम पे लेवरेज मैनेजमेंट बाय आउट हुआ था। ही देन टर्न अराउंड द कंपनी फ्रॉम लॉसेस। तो उस टाइम पे कंपनी लॉसेस कर रही थी अराउंड 30 करोड़ 32 करोड़ के इक्विवेलेंट।
इन फाइनेंशियल ईयर 9 एंड 10। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्न अराउंड किया बिजनेस को, बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया एंड द प्रॉफिट वाज टू द ट्यून ऑफ 327 करोड़। सो यू कैन अंडरस्टैंड राइट, फ्रॉम अ 32 करोड़ लॉस ही हैज ब्रॉट द कंपनी इनटू 327 करोड़ के प्रॉफिट में, और विद इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 8 इयर्स। सो 2010 से, जब 2010 में लॉसेस था, लास्ट लॉस था 32 करोड़ का, वहां से 327 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी आई 2018 में, प्रेजेंटिंग अ 5-year CAGR इंक्रीज ऑफ 56%। तो आप खुद समझ सकते हैं कितना कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ, कितना ड्रास्टिक टर्न अराउंड हुआ इस बिजनेस में। द लोन एसेट्स ग्रू एट 5-year CAGR of 35%, then rupees 94 crore to 29,625 crore। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में। एक तो आपने CAGR ऑफ 56% से प्रॉफिट ग्रो किया, और आपका जो लोन एसेट्स था वो ग्रो हुए 94 करोड़ से 29,625 करोड़। दैट्स अ ड्रास्टिक इंक्रीज व्हिच हैज हैपेंड इन 8 साल के अंदर। द कंपनी फाइनेंस्ड 7 मिलियन कस्टमर्स, तो नए 7 मिलियन कस्टमर्स जोड़े गए फॉर रुपीज 60,000 करोड़ through new age technology models. The market capitalization of the company increased from 10-fold, from 780 crore to 8,282 करोड़। तो आप देख सकते हैं कितना शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट हुआ उन 8 साल के अंदर इस कैपिटल फर्स्ट कंपनी में। एक और चीज जो हमें समझनी चाहिए, मिस्टर वी वैद्यनाथन, इनफैक्ट उनके अभी के डिस्कशंस जब होते हैं, जब वो कैपिटल फर्स्ट के बारे में बात किया करते थे पहले, अब IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करते हैं, उनका बहुत ज्यादा फोकस है टेक्नोलॉजी पे। इवन हम बात करेंगे आगे चल के कि कैसे इवन द मंत्रा विच ही हैज शेयर्ड अक्रॉस द बैंक इज आल्सो फोकस्ड ऑन टू मच ऑन टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी का यूज इन्होंने शुरू से ही किया। अगर आप यहाँ भी देखें तो न्यू एज टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्होंने 7 मिलियन कस्टमर्स को जोड़ा, और उन 7 मिलियन कस्टमर्स से इन्होंने उस कंपनी को ग्रो किया, और शेयर होल्डर वेल्थ 780 करोड़ से आप समझ सकते हैं 8,282 करोड़ पे का ड्रास्टिक ग्रोथ आया विद इन द 8 years ऑफ टाइम। सो that is a kind of a management which IDFC फर्स्ट बैंक आज रन हो रहा है। नाउ इससे मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल हम IDFC फर्स्ट बैंक में इस तरह की ग्रोथ देखेंगे, वो हम देखेंगे फाइनेंशियल समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि आज कहाँ बैंक खड़ा है और हमें क्या दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड। बट ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है मिस्टर वी वैद्यनाथन का, जो कि CEO हैं इस बैंक के, जो उन्होंने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। तो वन फोकस विच आई ऑलवेज हैव व्हेन आई इन्वेस्ट माय मनी, माय मेजर फोकस इज कि मैं ये देखता हूं कि जो मैनेजमेंट है वो उसको बिजनेस बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, और उनका शेयर फोकस होना चाहिए सिर्फ उस बिजनेस के ऊपर, और उन्होंने ऐसा कुछ एग्जाम्पल सेट किया हो इन द पास्ट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो दैट वे इट क्वालिफाइज ऑन दैट पैरामीटर। नाउ कमिंग टू IDFC फर्स्ट बैंक। बिफोर वी गेट इनटू IDFC फर्स्ट बैंक, एक बैंक को समझते हैं। और मैं जब ये वीडियो कर रहा था, इनफैक्ट कमेंट्स में पिछले वीडियोस में लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड अराउंड डूइंग अ वीडियो ऑन how could IDFC Bank be a HDFC Bank or be a HDFC Bank of past? So how the HDFC Bank has grown, उसी तरीके से क्या IDFC First Bank भी ग्रो करेगा? तो ये एक क्वेश्चन था, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स से जिनसे मैं बात करता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या IDFC फर्स्ट बैंक बिल्कुल वैसे ही ग्रो कर पाएगा जैसे HDFC बैंक एक टाइम पे किया था। और ये इसलिए भी है क्योंकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है, जो IDFC है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन था पहले, उससे एक बैंक बना था, और HDFC के केस में भी ऐसा ही हुआ था। तो लोग बहुत ये कंपैरिजन करते हैं, और देयर हैज बीन अ फोकस ऑन रिटेल, जो कि HDFC बैंक का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ करता था। और आज तो बुक अगर आप देखेंगे तो बुक जो HDFC बैंक की बुक है, उसमें 50 to 60% रिटेल है, एंड 45 to 50% काइंड ऑफ आपका कॉर्पोरेट कमर्शियल SME है। बट एक टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ करता है रिटेल पे, एंड दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग ये कंपैरिजन करते हैं कि HDFC बैंक और IDFC बैंक क्या सेम है, और क्या IDFC फर्स्ट बैंक में वही ग्रोथ आएगी जो HDFC में आई है। तो उसको समझने के लिए एक बार पहले हम HDFC बैंक को समझते हैं। तो HDFC बैंक, मैंने कोशिश किया कि मैं पिछले 10 साल की बात ना करूं, क्योंकि उस पर हम आएंगे, उस 10 साल को भी फोकस करेंगे, बट पहले ये समझते हैं कि कहाँ से IDFC बैंक शुरू हुआ था। तो ये कुछ इनिशियल एनुअल रिपोर्ट्स, व्हेन आई वाज रीडिंग दीज एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ HDFC बैंक, ये कुछ इनिशियल एनुअल रिपोर्ट्स हैं, और इस बैंक को मैं बहुत सालों से ट्रैक कर रहा हूँ। सो मैंने शायद ज्यादातर सारी एनुअल रिपोर्ट्स इस बैंक की पढ़ी होंगी। तो अगर आप देखें तो 95-96 में ये कुछ ग्राफ्स हैं यहाँ पे, जो मैं आपको एक वन बाय वन आई वांट टू एक्सप्लेन यू। तो अगर आप देखें 95-96 में एसेट अंडर कस्टडी, जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 500 करोड़ हुआ करते थे, जो कि इंक्रीज होके 4650 हो गया
ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 4 years. 95 96 से 98 99 में जाके 4650 हो गया. तो आप समझ सकते हैं कितनी ड्रास्टिक ग्रोथ आई थी इन टर्म्स ऑफ एसेट अंडर कस्टडी. नंबर ऑफ ब्रांचेस जो कि 10 ब्रांच से शुरू हुआ था 95 96 में 57 ब्रांचेस हो गई. अभी हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ये सब कैसे हो रहा है. बट अगर आप देखें तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इस तरीके से इंक्रीज हुई. और इनफैक्ट अगर आप आगे भी देखें तो 2001 के जो नंबर्स हैं वहां पे भी 131 ब्रांचेस थी. मतलब कि बैंक को खुले हुए जब 5 6 7 साल हो गए थे उस टाइम पे भी एचडीएफसी बैंक की 131 ब्रांचेस हुआ करती थी. और टोटल नेट एडवांसेस जो ये करते थे वो 1401 करोड़ हुआ करते थे. जो स्टार्ट हुआ था 370 करोड़ से, बट 1401 करोड़ पे पहुंच गया था इनका टोटल एडवांसेस एट द टाइम ऑफ 99. नाउ टॉकिंग अबाउट अ टोटल डिपॉजिट्स 686 करोड़ से शुरू हुआ, 2915 हो गया 99 में. और टोटल डिपॉजिट्स अगर आप चेक करेंगे तो 2001 में 11,658 करोड़ पे पहुंच गया. अभी इन नंबर्स को हम देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ कि कैसे ये फिगर आउट करते हैं. इनफैक्ट जस्ट टू शेयर विद यू, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ जो आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स हैं विज़ जो एचडीएफसी बैंक के नंबर हुआ करते 2001 में. तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखेंगे, क्योंकि उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से हुआ जहां पे उनको एक ऑलरेडी एक बुक मिला आईडीएफसी से, जो कि एक इंफ्रा बुक था या फिर जो कि लार्ज कॉर्पोरेट बुक था. वो ऑलरेडी आईडीएफसी एक बैकलॉग लेके आया और उस बुक को फर्दर उन्होंने ग्रो करना शुरू किया. तो हम ये भी देखेंगे कि कितनी ग्रोथ आई है एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में. अगर आप पैट देखें, एचडीएफसी बैंक का 41 करोड़ था 97 में, 210. दिस इज अ ह्यूज ग्रोथ. अगर आप देखेंगे सीएजीआर इस ग्रोथ का ही अगर आप निकालना चाहेंगे तो एक बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला बैंक बना एचडीएफसी बैंक. इनफैक्ट अगर आप पैट को कंपेयर करें सो 20 करोड़ से शुरू हुआ 95 96 में, 82 करोड़ पहुंचा 99 में, और 99 के 82 से 210. दैट्स अ ड्रास्टिक जंप, राइट. डबल हो गया, इनफैक्ट मोर देन डबल हो गया इन 2 years टाइम. टोटल डिपॉजिट्स, नेट एनपीए नंबर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एचडीएफसी बैंक का फोर्टे रहा है. कभी भी उनके एनपीए नंबर्स बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुए हैं. अगर आप यहां भी देखें तो 0.16 हुआ, एक बार 1.43 गया 98 में, बट 2001 में वापस 0.29 हो गया. इनफैक्ट अभी भी बात करें, इवन कोविड के जो रिपोकशंस आ रहे हैं उसके बाद भी बैंक के जो स्टिल जो एनपीए नंबर्स हैं वो फिर भी कंट्रोल में एज कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर बैंक्स. तो ये एक ग्रोथ रही है एचडीएफसी बैंक की. व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज कि जो एचडीएफसी बैंक था, जब उन्होंने जर्नी शुरू की तो आप देखेंगे कि पहले 6 से 7 साल में बैंक बहुत तेजी से ग्रो करता है. अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बात करें, नंबर टर्म्स में ऑब्वियसली बैंक आफ्टर यू रीच अ सर्टेन लेवल यू स्टार्ट ग्रोइंग फास्ट. तो वो जो ग्रोथ थी, जो 100%, 200%, 150%, 120% की ग्रोथ आ रही थी अलग अलग नंबर्स में एचडीएफसी बैंक के, वो इसलिए क्योंकि उनका बेस बहुत स्मॉल हुआ करता था उस टाइम पे. नाउ लेट्स सी जो आईडीएफसी बैंक के नंबर्स हैं एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक, एक बार वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. अगर हम 97 2001 की बात करें और 95 96 से ये स्टार्ट हुआ था, तो अब देखेंगे 5 से 6 साल हुए थे 2001 में. और आज अगर आप बात करोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब फॉर्म होना शुरू हुआ और जब से वो नंबर्स आने शुरू हुए, तो आज करीबन हम 4 से 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं. लेकिन क्योंकि ये ड्रास्टिक डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ टाइम, सो हम अगर 2001 को कंपेयर करें 2021 में, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम, बिकॉज 20 साल बाद की आप बात कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली द पॉपुलेशन हैज ग्रोन दैट वे, हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी ग्रो हो गई है. सो ऑल दोज फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं व्हेन इट comes to the comparison between two banks. लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें, तो अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो 32,623 करोड़ ऑलरेडी सितंबर 18 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में था, वेयर वी आर आल्सो इंक्लूडिंग the wholesale AUM, retail AUM, and total AUM comes out to be 32,623. अब कितना ग्रो हुआ इसके बारे में बात करेंगे. अगर आप प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट अगर आप एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी बैंक का देखेंगे तो पैट यहाँ पे 210 करोड़ था और हम आज 206 करोड़ पे. ये H1 अगर फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें तो H1 में 206, मतलब अराउंड अगर आप फाइनेंशियल ईयर 18 की बात करें 327 करोड़. सो थोड़ा सा ज्यादा उस 2001 का जो पैट हुआ करता था एचडीएफसी बैंक का, उसके कंपैरिजन में जो पैट नंबर्स हैं आईडीएफसी बैंक के, वो 2018 में 327 करोड़ के आसपास रहेंगे, जो कि नियरली डबल है एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक. बट देन वी आर ऑल्सो कंपेयरिंग टू डिफरेंट सिनेरियोज, टू डिफरेंट टाइम्स, तो हमें वो भी समझना होगा. तो जिस तरीके की ग्रोथ
HDFC में 210 करोड़ से आज की तारीख में जो उनका प्रॉफिट नंबर्स हैं उस पे आई है, वैसी ग्रोथ क्या IDFC में आ पाएगी या हम क्या उसको विटनेस करेंगे, ये हम बात करेंगे एज वी गो फॉरवर्ड। टोटल कस्टमर डिपॉजिट्स भी अगर आप देखें तो आज 84,000 करोड़ के आसपास टोटल कस्टमर डिपॉजिट्स हैं, जबकि यहाँ पे 11,658 करोड़ थे। दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज। तो अगर कस्टमर डिपॉजिट साइड ऑफ बुक की बात करें बैंक की, तो 84,000 करोड़ की आज बुक है IDFC बैंक की, जबकि टोटल डिपॉजिट 6 साल के बाद HDFC बैंक में हुआ करते थे 11,658 करोड़। दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज 8 टाइम्स डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ टोटल डिपॉजिट जो बैंक के पास है। और ये बहुत सारा डिपॉजिट इससे भी आया है, अगर आप देखें तो लास्ट 2 साल में बैंक ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट दिया है, और उस टाइम पे डीरेगुलेटेड नहीं था सेविंग इंटरेस्ट। तो HDFC बैंक 4% के इंटरेस्ट पे काम किया करता था या 3.5 पे काम किया करता था। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट था जो कि एक पर्टिकुलर नंबर था जो कि गाइडेड था RBI के द्वारा, एंड वो ही सारे के सारे बैंक्स फॉलो किया करते थे। लेकिन जब से डीरेगुलेट हुआ तो नए बैंक्स ने टू एक्वायर मोर कासा, टू एक्वायर मोर डिपॉजिट्स, उन्होंने अपने जो सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट है उसको डीरेगुलेट किया, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जुड़ रहे हैं इन बैंकों से। और 7% के आसपास IDFC दिया करता था, और अभी 6% के आसपास उसका IDFC फर्स्ट बैंक का नंबर्स जो इंटरेस्ट रेट है सेविंग्स अकाउंट पे वो करंटली है, एंड जिसकी वजह से बहुत तेजी से ग्रोथ आई है टोटल डिपॉजिट्स में इस बैंक के। अगर मैं आपको और आगे लेके जाऊं और थोड़ा और बात करें हम IDFC फर्स्ट बैंक की, तो एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इन केस ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक वो है गाइडेंस। तो IDFC फर्स्ट बैंक जब बना, जब कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ IDFC बैंक में, तो मिस्टर वी वैद्यनाथन ने एक गाइडेंस दिया। उन्होंने कहा कि हमारी आज की सिचुएशन ये है और हम 24-25 में ऐसा कुछ देख रहे हैं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये नंबर्स एट द टाइम ऑफ मर्जर नंबर्स एंड एट द टाइम और द गाइडेंस फॉर 24-25, इस एक चीज को अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना मैनेजमेंट क्लियर है अबाउट कि उन्हें क्या करना है और वो क्या करना चाहते हैं। तो 2018 में जब हम देख रहे थे कि एक पूरी इंफ्रा बुक है जो कि IDFC बैंक के ऊपर के पास है, एट द सेम टाइम कैपिटल फर्स्ट की डिटेल बुक आके मर्ज हुई उसमें, और उस टाइम पे बैंक के मैनेजमेंट ने या तो जो टीम थी जो कि फर्दर मैनेजमेंट बनी इस मर्ज्ड एंटिटी की, उस टाइम पे इस टीम ने क्लैरिफाई किया कि हम 2018 से 24-25 तक ये जर्नी देख रहे हैं। तो बीच के अगर आप ये ईयर्स देखेंगे तो ये तब एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो उन्हें नहीं पता था क्या होने वाला है अगले 3 से 4 साल में, बट वो बहुत क्लियर थे कि उनकी गाइडेंस क्या है। उनकी गाइडेंस थी ये, अगर आप इसको देखें 24-25 में उन्होंने बोला रिटेल फंडेड एसेट्स 36,000 करोड़ हुआ करते थे, और उनका कमिटमेंट था 100,000 करोड़ हम रिटेल फंडेड एसेट्स कर लेंगे 24-25 में। अगर आप ग्रोथ देखोगे 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, एंड इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर के भी रिजल्ट्स आ गए, तो 72,000 करोड़ ऑलरेडी इनके नंबर्स हो चुके हैं। सो इन्हें 100,000 करोड़ पे जाना है, 36 को डबल कर चुके हैं विद इन नेक्स्ट 3 years। फ्रॉम दिसंबर 2018 से आप 3 year भी नहीं कहेंगे बल्कि 2.5 साल के अंदर इन्होंने डबल कर दिया अपना रिटेल फंडेड एसेट्स, और इसको यहां से यहां ले जाने में अब हार्डली 28 करोड़ से इनको चाहिए, जो ऑन ट्रैक है, जो कि जैसा कि बैंक का मानना भी है, जो कि ऑन ट्रैक है एज पर, बिकॉज अगर हम देख रहे हैं कि 100% ग्रो हो गए विद इन 2.5 साल के अंदर, तो अनदर 2.5 साल जो बचा हुआ है वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद रिटेल फंडेड एसेट्स इजीली 100,000 करोड़ पे ग्रो हो जाएंगे। रिटेल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फंडेड एसेट, नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस बैंक के लिए, क्योंकि ये बैंक बना था इंफ्रा बुक के साथ। तो उन्होंने सोचा कि अब अगर हमें इस बैंक को, एंड मिस्टर वी वैद्यनाथन न्यू हिज कॉम्पिटेंस एरिया, ही न्यू कि मुझे SME और कंज्यूमर लोन्स का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से समझ आता है, और ये बैंक को मैं उसी पर्टिकुलर एरिया में बनाना चाहता हूं। सो दैट्स व्हाई IDFC फर्स्ट बैंक का क्लियर इंडिकेशन है, गाइडेंस है कि वो एक रिटेल फोकस्ड बैंक बनना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल फंडेड एसेट्स में से तो रिटेल का जो नंबर है वो बहुत हाई होना चाहिए अगर आपको रिटेल फोकस्ड बैंक बनना है। तो उनका टारगेट था 35% था उस टाइम पे, अभी ये 70% पे पहुंचना चाहते हैं। रिटेल फंडेड एसेट्स का जो पार्ट होना चाहिए आउट ऑफ टोटल फंडेड एसेट्स, दैट शुड बी एटलीस्ट 70%, और दैट शुड बी 70% इनफैक्ट इन 2024-25। ये ऑलरेडी बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं, 64% पे ये ऑलरेडी आ चुके हैं, 35% से ग्रो करते हुए आ रहे हैं, और जिसमें दोनों चीजें हुई हैं, जो आपका जो होलसेल फंडेड एसेट्स थे या फिर जो आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट लोन्स थे या जो इंफ्रा बुक थी उसको रिड्यूस कर रहे हैं, वाइल रिटेल लोन्स को ये इंक्रीज करते जा रहे हैं, और ये 70% पे पहुंचना चाहते हैं। होलसेल फंडेड
फंडेड एसेट्स 56,000 करोड़ से इनको लेके आने हैं लेस देन 40,000 करोड़, जो कि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे वो 32,000 करोड़ पे ऑलरेडी ये नंबर है, ऑफ विच इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को निल करना चाहते हैं 5 साल में। तो इंफ्रा की बुक को कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं 2024-25 में, और इस पे बहुत कुछ हो भी गया है। 22,000 करोड़ से ये ऑलरेडी 10,000 पे ले आए, मतलब आधी बुक इन्होंने खत्म कर दी है इंफ्रा लोन्स की। और इनका फर्दर फोकस है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि इंफ्रा सेक्टर अपने आप में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है साइकिल्स ऑफ इकोनॉमी पे, एट द सेम टाइम हाउ द कंट्री इज डूइंग, कि कैसे कितनी तेजी से इंफ्रा क्रिएट हो रहा है किसी कंपनी में। तो यहाँ पे बहुत बड़े टिकट साइज के लोन होते हैं। तो अगर ये कोई एक बहुत बड़ा टिकट साइज का लोन अगर डिफॉल्ट कर गया तो बैंक की बुक्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो रिटेल लोन्स में अच्छी चीज ये रहती है क्योंकि छोटे छोटे टिकट साइज के, आप, मैं या हम जैसे लोग जो भी लोन्स लेते हैं, जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट लोन, जो कि मिलियंस में भी हो सकता है या फिर बिलियंस में हो सकता है, उसके कंपैरिजन में जो हम 5-10 लाख रुपए के, 20 लाख 25 लाख के लोन लेते हैं वो रिटेल लोन्स होते हैं। तो बैंक ये चाहता है कि हम अपना इंफ्रा लोन कंप्लीटली खत्म कर दें, क्योंकि हमारा ये डर खत्म हो जाए कि एक अकाउंट अगर हमारा एनपीए हो गया तो हमारे एनपीएस कंप्लीटली ओवरशूट हो जाएंगे। तो इसीलिए बैंक का मेजर फोकस है रिटेल, बैंक का मेजर फोकस है स्मॉल टिकट साइज लोन्स, और इसीलिए इंफ्रा की बुक को कंप्लीटली रिमूव करना चाहता है, और इसके लिए ऑन ट्रैक है। 10,000 करोड़ ऑलरेडी आ चुका है, और फर्दर ये रिड्यूस करके जीरो करना है इनको नेक्स्ट 5 साल के, आई मीन nil in 5 years, that is by 2024-25। अगर ग्रॉस एनपीए देखेंगे, और एक और इंपॉर्टेंट थिंग, टॉप 10 बोरोवर्स एज अ परसेंट ऑफ टोटल फंडेड एसेट्स। तो इन्होंने एक्चुअली क्या किया, मिस्टर वैद्यनाथन ने अपने सारे इश्यूज निकाले कि आज के बिजनेस में जो बुक इन्होंने एक्वायर करी उस बुक में क्या क्या इश्यूज हैं, उसको रिटेल फोकस्ड बुक बनाने में इनको क्या क्या लगेगा, और उन्होंने सारी चीजें लिस्ट आउट कर दी। सो टॉप 10 बोरोवर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फंडेड एसेट, अगर आपके टॉप के जो 10 कस्टमर्स हैं उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है आपके टोटल फंडेड एसेट्स में, तो आपके पास हमेशा ये रिस्क रहेगा कि अगर एक भी उनमें से कस्टमर डिफॉल्ट कर गया तो आपके एनपीए नंबर्स बहुत ओवरशूट हो जाएंगे, और वो कंप्लीटली आपका प्रॉफिट खत्म कर देंगे उस बैंक का, या बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगे प्रॉफिट्स को। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो 12.8% था टॉप 10 बोरोवर्स का, उसको ये लेस देन 5% लाना चाहते हैं, विच इज ऑलरेडी ऑन ट्रैक, 5.8% पे आ भी गया है आज की तारीख में। ग्रॉस एनपीए नंबर्स अगर आप देख रहे हैं 1.97% था, इसको ये 2 से 2.5 रखना चाहते हैं ग्रॉस एनपीए, जो आज 4.61 पहुंच गया। अगर आप मार्च 20 में देखेंगे जब कोविड का इंपैक्ट इतना नहीं आया था, 2.6 के आसपास ये चल रहे थे, जो इनका 2 से 2.5 की गाइडेंस थी। बट अभी ये क्या हो गया, बिकॉज ऑफ कोविड these numbers have grown up. At the same time there are few accounts जो अगर आप इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसमें इन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई किया है, कुछ अकाउंट्स हैं जहां पे जो कि इनके एनपीए बकेट में चले गए हैं, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं, जो कि बड़े लोन्स हैं, जिसकी वजह से ये नंबर ओवरशूट हो गया। एट द सेम टाइम रिटेल में भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की, जैसे आप देखेंगे कि कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स ये हैं, बहुत सारे लोगों की जो इनकम है वो रुक गई है या कम हो गई है, जिसकी वजह से वो पे आउट नहीं कर पा रहे हैं अपनी ईएमआईज और मंथली पेमेंट्स, जिसकी वजह से जो एनपीए नंबर्स हैं वो ओवरशूट हो रहे हैं, 4.15 4.61 पे पहुंच गए। इनफैक्ट बैंक की जो बुक है, और हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में, तो इनकी बुक में एक टेलीकॉम सेक्टर का अकाउंट भी है जिसका कि बहुत बड़ा एक्सपोजर है ऑलरेडी बुक के अंदर, जिसकी वजह से ये बैंक इसका शेयर, एट द सेम टाइम इनका जो बिजनेस है वो एट रिस्क रहता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेलीकॉम अकाउंट में या टेलीकॉम बिजनेस या जो टेलीकॉम कस्टमर है इनका, उनका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, और देयर आर चांसेस कि उस बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रेशर रहे गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, मे बी फॉर अ ईयर और 2, और पता नहीं कि उसका क्या रिजोल्यूशन होगा, जो कि गवर्नमेंट पे भी डिपेंडेंट है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो जिसकी वजह से इनके जो नंबर्स हैं ओवरशूट हो गए 4.61 पे। तो अभी करंटली जो हमें बहुत क्लोजली चेक करने वाली चीज है वो ये है कि क्या इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर ये अपने एनपीए नंबर्स को वापस लो पे ला पाते हैं, जो कि 2.5% की इनकी गाइडेंस है, क्या वो उसको अचीव कर पाए। तो अगर एक फैक्टर आप पूरी इनकी बुक में चेक करें तो एनपीए एक ऐसा फैक्टर है जिसको हमें बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, बिकॉज बैंकिंग इज अ ग्रेट बिजनेस, बट इट इज ऑल अबाउट कि आप डिपॉजिट किसी से लेते हैं और आप लेंड करते हैं किसी को, अगर वो पैसा वापस नहीं आएगा जो आपने लेंड किया है, तो ऑब्वियसली यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस। सो नो मैटर हाउ गुड द बिजनेस, गुड द पर्सन हु इज रनिंग द कंपनी इज, बट the business has to be good when it comes to investment. Provision coverage ratio अगर आप देखेंगे तो 52% से इनका टारगेट था 70% पे ले जाना, 51% पे अभी चल रहा है, बट मार्च 20 में 65% पे पहुंच गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि मार्च 20 से
आज तक, जो कि अगले सवा साल 1.5 साल हुआ है, उसमें बहुत डेंट आया है बिजनेस में बिकॉज ऑफ कोविड के जो इफेक्ट्स आए हैं। एट द सेम टाइम नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखें तो यहाँ बहुत इंप्रूवमेंट आया, 3.1% से इन्होंने 5.5 पे पहुंचना था, ये ऑलरेडी अचीव हो गई है। तो मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन का काफी अच्छा हुआ। उसका रीजन भी है क्योंकि बैंक के पास बहुत सारी बोरोइंग्स और आप कह सकते हैं जो 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 इन्होंने पैसा उठाया था मार्केट से, वो एक बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे उठाया था, क्योंकि पहले एक इंफ्रा कंपनी हुआ करती है, या कैपिटल फर्स्ट अपने आप में एक एनबीएफसी होती थी। बैंक बनने के बाद इनके पास अच्छी चीज ये हुई कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होने लग गया और 3.1 से 5.5 पे ले आए हैं, जो कि उनका गाइडेंस भी था। कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर आप देखें तो 81% से 55% लाने का टारगेट है, जो कि अभी 77% पे। जहां पे अगेन हमें बहुत क्लोजली देखना होगा कि क्या ये इस चीज को अचीव कर पाते हैं। फ्यू रीजंस विच आई हैव ट्रैक्ड, जो जैसे मैं इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, तो मैंने देखा है कि अभी इनका इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग न्यू ब्रांचेस बहुत ज्यादा रहा है पिछले 2 साल के अंदर, 2-2.5 साल के अंदर, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कॉस्ट अगेन एंड अगेन क्रिएट हो रहा है। गोइंग फॉरवर्ड मिस्टर वी वैद्यनाथन का कहना है, इनफैक्ट उनके इंटरव्यूज में उन्होंने बोला है कि अब वो देख रहे हैं कि नेक्स्ट 2 साल के अंदर वो जो कॉस्ट है वो एक लिमिट में रहेगा, जिसकी वजह से यू कुड सी दैट कॉस्ट टू इनकम रेशियो माइट इंप्रूव। रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देखें -3 से 1.4 पे लाना है, जो कि अभी -1.5 पे, मार्च 21 में जरूर 0.29 पे पहुंचा था, बट अभी हमें ये अगेन एक फैक्टर है जिसको हमें ट्रैक करना है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बैंक के लिए, किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के लिए, जो हम इंस्टेड ऑफ आरओसी वी ट्रैक आरओई हियर। सो रिटर्न ऑन इक्विटी -36 से इनका टारगेट है 13 पे लाने का। 2.7 तक पहुंच गया था 2021 में, बट जून क्वार्टर में फिर से बिकॉज ऑफ फ्यू न्यू जो प्रोविजनिंग इन्होंने की है उसकी वजह से ये वापस -13 पे आ गया है। तो अगेन ये एक फैक्टर है जो कि हमें अगेन बहुत क्लोजली ट्रैक करना है। तो अगर आप अर्निंग से रिलेटेड अगर फैक्टर्स देखें तो वो बहुत क्लोजली ट्रैक करने की जरूरत है इस बैंक में। Now, few things which you also have to focus on is, due to COVID, a large infrastructure account, rupees 850 crore has turned NPA. तो एक इनका अगर मैं सही हूं, this was already a part of identified लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंट है जो कि मुंबई बेस्ड टोल रोड। तो मुंबई में एक टोल अकाउंट है जो कि एनपीए हो गया है बिकॉज कोविड की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहे ऑन मूवमेंट एंड ऑल दैट, या लॉकडाउन्स हुए, जिसकी वजह से ये अकाउंट एनपीए बन गया है। नाउ बैंक का रेकनिंग ये है कि ओवर द पीरियड ये वापस रेगुलर अकाउंट बन जाएगा, जिसकी वजह से जो एनपीए के प्रोविजनिंग इन्होंने की है वो सेफ गार्ड हो जाएगी, या फिर वो एनपीए नंबर्स इनके काफी लो हो जाएंगे, क्योंकि ये अकाउंट वापस रेगुलर अकाउंट में पहुंच जाएगा और चेंज हो जाएगा, जो हमें नेक्स्ट क्वार्टर तक पता चलेगा। बट एट द सेम टाइम दिस इज वन आइडेंटिफिकेशन व्हिच दे हैव गिवन, एक्सक्लूडिंग दिस अकाउंट द जीएनपी वुड हैव बीन 3.7। तो इनका कहना है कि 4.6 या 4 जितना इन्होंने, अगर इनका जीएनपी देखें 4.15 या 4.6 व्हिच दे आर क्लेमिंग राइट नाउ, वो 3.7 होता अगर ये अकाउंट कंसिडर ना किया होता। बट क्योंकि 854 करोड़ का जो अकाउंट है ये एनपीए हो गया है, तो इसलिए वो नंबर 4.6 है। अगर ये अकाउंट वापस रेगुलराइज हो जाता है इन कमिंग क्वार्टर व्हिच दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी, तो फिर ये नंबर 3.77% पे आ जाएंगे। अभी यहीं पे अगर हम इनका आरओए और आरओई देखें, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी, Q1 financial year 20 is not representative of the longer term ROA because of COVID impact. So ये कह रहे हैं कि हमारा जो ROA ROE है वो कम हो गया, जबकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्च 21 इस टाइम के बाद ये दोनों नंबर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कोविड के इम्पैक्ट की वजह से ये गिरने लगे हैं। तो इनका ये कहना है कि इसको हमारा फाइनल नंबर ना देखा जाए और ओवर द पीरियड ये बहुत तेजी से इंप्रूव होगा। द फंडामेंटल ड्राइवर्स ऑफ द बिजनेस मॉडल इज स्ट्रांग एंड द बैंक इज ऑन ट्रैक टू अचीव द सेट टारगेट विद इन द गिवन टाइमलाइन, इंक्लूडिंग ECL GS portfolio of rupees 1645 crores and so on. तो बेसिकली अगर इस बैंक में जो मैं अभी कर रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो मेरा फोकस है कि आई हैव अ clear cut task around this particular stock. तो मुझे ये देखना है कि इस बिजनेस में क्या जीएनपी और एनएनपी नंबर्स ये वापस मीट कर पाते हैं, क्या वो रिड्यूस हो सकते हैं इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और अर्निंग्स के जितने फैक्टर्स हैं क्या ये हम ऑन ट्रैक वापस आ पाते हैं इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 1 or 2 क्वार्टर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। बिजनेस again is a good business. The management perspective, Mr. Vaidyanathan has run similar kind of entities. He has turned around a similar entity, but at the same time, would he be able to do that in this business also? तो ये हमें ट्रैक करना है in the subsequent quarters. In fact, हम हर एक क्वार्टर के बाद इनका जब रिजल्ट आएगा, हम लोग एक वीडियो करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि क्या वापस ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं या नहीं हो रही। तो उस पर बहुत ज्यादा
emphasis आएगा as we go forward. Now going forward, one more thing which we have to look at is the latest results. अगर आप latest results की बात करें यहाँ पे, तो latest results में जो एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो आप देखिए जीएनपीए नंबर्स जो हमने ऑलरेडी बात किया, पीसीआर परसेंटेज इनकी 53.84 है। यहाँ पे इन्होंने ब्रेक किया है, इन्होंने ब्रेक कर दिया रिटेल का नंबर्स, कॉर्पोरेट का नंबर, इंफ्रा का और टोटल नंबर्स। तो जो टोटल नंबर हमें 4.61 दिखते हैं, तो उसमें आप देखोगे इंफ्रा के अंदर जो जीएनपीए है दैट इज 15.65, जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट करता है इनके जीएनपीए नंबर्स को, ओवरऑल को। अदरवाइज कॉर्पोरेट में इनका 2.91 है, नॉन इंफ्रा कॉर्पोरेट जो है, और रिटेल में 3.86 है। ये नंबर भी लो होना जरूरी है, जो कि 3.86 की जगह इनकी जो गाइडेंस है वो 2.1 2.2 है। So they have to reduce this, but एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है इस इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो ओवर द पीरियड जैसे जैसे बैंक अपनी ये बुक कम करता है, जो कि टारगेट था कि नील करने वाला है, तो ये जो इम्पैक्ट 15.65, और इसी की बात कर रहा था मैं पहले थोड़े टाइम पहले, ये जो इम्पैक्ट इनका आ रहा है 15.65, वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। और एक बार वो इम्पैक्ट कम हो गया तो हमें जो ओवरऑल नंबर्स होंगे वो ऑब्वियसली कम दिखेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो 2.1 एज ऑफ नाउ दिखते, वो शायद समवेयर अराउंड 3 या 3.1 दिख रहे होते हैं हमें, बट एक 15.65 जो एक इम्पैक्ट है वो एक बहुत हाई है एज कंपेयर टू अगर ये सिर्फ रिटेल बुक होता बैंक के पास। तो ये एक स्टोरी है जो प्ले आउट होगी नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स और नेक्स्ट 5, 6 और 10 क्वार्टर्स फॉर दैट मैटर। अगर ये अपने गाइडेंस वाले नंबर्स अचीव कर जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा बैंक बनेगा, जो कि रिटेल के फोकस्ड बैंक होगा, और जहां पे इवन द ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर्स आर लो, आरओए आरओई आर गोइंग अप। तो वो एक टाइम होगा जब आपको अगर जैसे मुझे से इन्वेस्टर्स, और जस्ट अ डिस्क्लेमर, आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस बैंक, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ, इट्स देयर इन माय पोर्टफोलियो। तो मुझे से इन्वेस्टर्स शायद यहाँ बहुत पैसा बनाएंगे अगर ये नंबर्स अचीव हो जाते हैं ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 5 to 6 क्वार्टर्स। बट अगेन मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेदर दीज थिंग्स आर हैपनिंग एज वी आर गोइंग फॉरवर्ड। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आउट हियर। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी। नाउ जैसा बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं आज की तारीख में, आईडीएफसी बैंक को कंपेयर करते हैं एचडीएफसी बैंक से। सो ये एचडीएफसी आईडीएफसी नहीं, दिस इज बेसिकली एचडीएफसी बैंक एंड दैट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो कुछ नंबर्स जो मैंने तिजोरी फाइनेंस विच इज वन ऑफ द वेबसाइट फ्रॉम वेयर आई पिक्ड दीज नंबर्स। तो अगर आप कुछ ट्रैक करेंगे, ऑल्दो ये बहुत अच्छा कंपैरिजन नहीं है, बट एट द सेम टाइम एचडीएफसी बैंक जो 2012 से अगर आप इसको 2021 तक ट्रैक करें, तो ग्रॉस एनपीए नंबर्स हमेशा 1.02 1.32 इन मार्च 2021, ये नंबर्स हमेशा 1 और सब 1 या 1.5 से कम रहे हैं। जबकि यहाँ पे ग्रॉस एनपीए नंबर 6.16 से आज वापस 4.15 पे पहुंच गए हैं। तो दैट वे अगर आप कंपेयर करो बिजनेस वाइज, एनपीए नंबर्स वाइज, आज की तारीख में फ्रॉम आउटसाइड इफ यू सी दीज टू, ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि HDFC has really well managed NPAs and everyone knows about it. This is a known truth across. But IDFC में हमें ये समझना होगा कि इनकी बुक इंफ्रा बुक हुआ करती थी। तो obviously when there would be even a pain in one account in an infra book, वो जो ticket size है, that was a huge number in itself. And that's why what we are facing out here is कि even if one account goes, becomes a bad account, we face a lot of pain in the overall balance sheet of a bank. So this would not be a right, benchmark against each other right now because their books are very different. But going forward, once it becomes a retail book and जब आपका gross NPA numbers low हो जाते हैं, तब शायद हमें समझ आएगा अगर ये अपने एनपीए नंबर्स को लो रख पाए तो क्या डिफरेंसेस रहे। एंड दैट इज द रीजन आई से कि ये एक बहुत अच्छा कंपैरिजन नहीं है अगर हम एचडीएफसी और आईडीएफसी को कंपेयर करते हैं। इवन ऑन अ कासा रेशियो साइड, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आई वांटेड टू डिस्कस, कि कासा रेशियो में कैसा कर रहे हैं दोनों बैंक, 48 से 46। तो एचडीएफसी बैंक का क्लियर है, कासा रेशियो हैज ऑलवेज बीन अबव 40%, एंड इवन फॉर आईडीएफसी नाउ द थिंग्स हैव इंप्रूव्ड, दे हैव मूव्ड फ्रॉम 5.42 कासा टू 51, the 51.75% CASA. That shows a real value in terms of the CASA numbers. तो ये एक बहुत ज्यादा फैक्टर ऐड करते हैं, बिकॉज आपके पास डिपॉजिट्स आ रहा है और कम रेट और कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपॉजिट आ रहा है। वो जो डिपॉजिट है आप उसको लेंड कर सकते हैं, अपनी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं। So that becomes an important factor. This is where it is going in the lines of HDFC Bank. At the same time, अगर आप CASA versus total liabilities देखें तो 35.34 थी, 35.24 है, तो नॉर्मली इसी ब्रैकेट में रही है। यहाँ पे अगर CASA versus total liability देखें तो 0.53 से 28.13 पे चली गई है। सेल्स पर ब्रांच अगर आप देखें तो 12.82 से
यहाँ 25.94 है और इनका 30.47 है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जहां पे ये एचडीएफसी बैंक को बिल्कुल क्लियरली रेप्लिकेट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू एनपी नंबर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू अ बैंक, वहां देयर इज अ ह्यूज वर्क व्हिच हैज टू बी डन इन आईडीएफसी फर्स्ट। इसी सेम एरिया में अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन एचडीएफसी बैंक का देखेंगे तो ये बेस्ट ऑफ द नेट इंटरेस्ट मार्जिन है अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर। 4% के आसपास का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन्होंने हमेशा कैरी किया है। फिलहाल के लिए जरूर कोविड के इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, 3.83 पे नंबर पहुंच गया है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज आल्सो इंप्रूव्ड। So they have reached a NIM of 4.86, बल्कि इनफैक्ट अभी ये 5+ NIM पे पहुंच चुकी है। जबकि ROA जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जितना 2% के आसपास होता है, एंड माय फोकस इज दैट ROA ऑफ अ सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड बी अराउंड 2%, अगर हम उसको फेवरेबली देख रहे हैं, वो बहुत लो है एज अ नंबर। तो अगर आप कंपेयर करें विद एचडीएफसी बैंक, रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो एचडीएफसी बैंक के much higher है as compared to IDFC First Bank today. Credit deposit ratio, अगेन अगर आप यहाँ चेक करें तो 113 अगेंस्ट अप 4.85 as a number. ROE, which is again a very important benchmark. तो ज्यादातर मेरा फोकस ये रहता है जब भी बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर कोई बैंक इन्वेस्ट करना है या देखना है कौन सा बैंक अच्छा कर रहा है, तो माय फोकस इज ROE, ROAs. These are the ratios which tells you the entire story of a bank. Having a low NPA numbers, so this will tell you कि और कासा, और एट द सेम टाइम आपका कासा रेशियो कितना है या फिर आपका एसेट्स में कितनी ग्रोथ आ रही है. सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच टेल्स यू कि बैंक कैसा कर रहा है. तो ROE नंबर्स अभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए और यहाँ पे बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि एनी नंबर विच इज लेस देन 12-13 is at least I don't see that as a preferable number for running a financial institution. तो वहां पे जरूर इस बैंक में बहुत ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का. तो अगर आज आप कंपेयर करो एचडीएफसी आईडीएफसी के, तो ये बहुत बहुत क्लियर और बहुत अच्छा कंपैरिजन नहीं है. बट गोइंग फॉरवर्ड जो इनकी गाइडेंस है उसके हिसाब से जो नंबर्स इन्होंने कमिट किए हैं 2024-25 में, अगर ये उसको अचीव कर पाते हैं, जो मिस्टर वी वैद्यनाथन ने एक बार किया है कैपिटल फर्स्ट में, अगर ये उसको अचीव कर पाते हैं तो ये बैंक अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक बन के इमर्ज हो सकता है. अगेन ईपीएस नंबर को अभी देखने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज ईपीएस ऑब्वियसली बहुत लो है आईडीएफसी बैंक की, बट ईपीएस ऑफ एचडीएफसी बैंक इज 56.44. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, मैंने ये कंपैरिजन बिटवीन एचडीएफसी आईडीएफसी सिर्फ इसीलिए किया है, पहली बात तो बहुत सारे लोग ये कंपैरिजन करते रहते हैं एंड वो समझना चाहते हैं. सो इट इज ऑन अ वेरी हाई लेवल. हम ये कहते हैं कि एचडीएफसी ओके ये भी एक एंटिटी से बना, जो कि पहले एक अलग एंटिटी थी, वहां से एक बैंक इमर्ज हुआ, और आईडीएफसी भी एक अलग एंटिटी जहां से एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इमर्ज हुआ. बट अगर हम ऑन ग्राउंड समझना चाहते हैं कि दोनों बैंक्स कैसे हैं, तो उसके लिए हमने कंपैरिजन किया. मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर कोई स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग आप देखना चाहते हैं, एचडीएफसी, कोटक बैंक आर द बैंक्स जहाँ पे एक बहुत क्लियर बैंकिंग है अपने आप में, और हमारा फोकस बहुत बहुत ज्यादा रहता है कि हम एक ऐसा बैंक ही अपने पोर्टफोलियो में रखें जो बहुत क्लियर है. While there are few banks or few stocks जहां पे हम देख रहे हैं एक स्टोरी अनफोल्ड होते हुए, जहां हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट इज वेरी क्लियर कि उन्हें 5 साल में क्या करना है या 10 साल में क्या करना है, और वो उसके पीछे अपना सारा फोकस, अपनी सारी पावर लगा रहे हैं टू अचीव दोज नंबर्स. सो दैट्स व्हाई हमारे पोर्टफोलियो में करंटली आईडीएफसी बैंक है, और हम देख रहे हैं हम ट्रैक कर रहे हैं इस बैंक को, क्या ये अपनी गाइडेंस को अचीव कर पाते हैं. ऑब्वियसली देयर हैज बीन अ टाइम जहाँ की एक पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज इस बैंक के बारे में आती रहती है, बट removing those news from our mind, we are focusing on numbers. So currently अगर आप देखो तो this is HDFC is a benchmark which we see in terms of banking industry. IDFC First Bank अभी बहुत पीछे है in all these numbers, but at the same time they have a clear focus in terms of what they want to achieve. अब कुछ बातें जो कि इनके मैनेजमेंट ने की हैं एनुअल रिपोर्ट, तो ये इनके एनुअल रिपोर्ट में एक्सर्प्ट है ये एनुअल रिपोर्ट से. तो कुछ बातें जो मैं चाहता था कि हमारे लिसनर्स भी, अगर आप लोग एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं इस बैंक की, तो प्लीज क्लियरली फोकस कीजिएगा इन चीज़ों पे. एंड मेरा सजेशन यही है, अगर आप इन्वेस्टिंग जर्नी में ग्रो करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यू शुड रीड बुक्स, एंड देयर इज नो अल्टरनेट. बुक्स पढ़ने के अलावा कोई और अल्टरनेट नहीं है, बट अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रीड एज मेनी एनुअल रिपोर्ट्स एज पॉसिबल. मेरा मेजर फोकस यही रहता है कि अगर किसी भी स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या we have a guidance around any of the stock, guidance in the sense we have read about that stock. So
सो मेरा फोकस रहता है कि एटलीस्ट उसकी 10 से 15 या 20 साल जितने भी साल के एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं उनको पढ़ा जाए। इनफैक्ट मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर किसी एक कंपनी में किसी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके सारे कॉम्पिटिटर्स की भी एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, बिकॉज तभी आपको वो पूरा बिजनेस समझ आएगा, वो पूरा सेक्टर समझ आएगा, और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आपने जो बिजनेस लिया है, आपने जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, वो कैसा करेगा इस इन दिस लैंडस्केप। So if we go to the the management speaks in the annual report, you will see a monthly credit. So बहुत सारी नई नई चीजें ये बैंक कर रहा है, जैसे कि मंथली क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर आप बहुत you understand finance, so it's not that this is a drastic step, but ये चीजें आपको बता दी कितना कंज्यूमर फोकस्ड या कस्टमर फोकस्ड ये बैंक है। जो कि क्वार्टरली पे आउट्स हुआ करता था हमारे इंटरेस्ट का, इन्होंने मंथली कर दिया है। तो इनका कहना है कि जब हम EMIs इसके ऊपर इन्होंने एक ऐड भी बनाया, जब ये कहते हैं कि लोन की EMIs जब हम क्वार्टरली नहीं लेते हैं, मंथली लेते हैं, तो क्यों ना हम इंटरेस्ट भी लोगों को मंथली ही दें। सो दैट इज अ मंथली क्रेडिट ऑफ इनकम इंटरेस्ट विच इज हैपनिंग। देन लो डायनेमिक APR फॉर रिवॉल्वर्स। नाउ दिस इज फॉर द क्रेडिट कार्ड। सो क्रेडिट कार्ड जो इन्होंने लॉन्च किया, अगेन वहां भी एक बहुत बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ ये बैंक टाइम एंड अगेन अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। क्रेडिट कार्ड में अगेन इनका रिवॉल्विंग जो इंटरेस्ट है वो काफी लो है, while at the same time जबकि इंडस्ट्री में 42% is that's about 42% per annum, is what the normal case is. What they are doing is, we think about this issue differently. We were the first bank to set dynamic and low rates at 0.75 to 2.99, जो कि मैक्सिमम 36 तक जाएगा 9% से शुरू होकर। सो कुछ कस्टमर्स हैं जिनको ये 9% भी देंगे, और कुछ कस्टमर हैं जहां पे जाके 36% मैक्सिमम जाएगा, जो कि इंडस्ट्री में आज 42%। इसकी वजह से इनका एक्विजिशन जो होगा वो काफी तेज हो जाएगा, और क्रेडिट कार्ड एक्विजिशन बहुत फास्ट ग्रो करेगा। तो अभी बैंक का मेजर फोकस है टू गेट मोर एंड मोर कस्टमर्स। जब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ जाएंगे तो फिर उसके बाद क्रॉस सेल अपसेल के थ्रू ये अपने मार्जिन, अपने लेट्स से द इनकम जो है उसको फर्दर इंक्रीज करेंगे। कैश विड्रॉल इंटरेस्ट रेट्स, इफ यू विड्रॉ इमरजेंसी कैश फ्रॉम द ATM on your credit card, you normally pay 250 as one time fee plus interest rate of 42% per annum from day one of the withdrawal. We felt this was rather high. We charge you 250 and charge no interest till next payment due date. तो यहाँ पे भी एक नया इनोवेशन इन्होंने किया है इन केस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो वहां पे भी आपको काफी सेविंग होगी एज अ कस्टमर ऑफ द बैंक। नाउ स्ट्रॉन्ग कासा रेशियो, अगेन इन्होंने 7% का इंटरेस्ट देना शुरू किया, जो कि एक टाइम पे 8.6 होता था, आज 55% पे हो गया इनका कासा रेशियो, बिकॉज इन्होंने जो इंटरेस्ट दिया विच इज 7%, विच वाज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो बहुत सारा एक्विजिशन किया इन्होंने कस्टमर्स का थ्रू दैट, एंड अभी भी वो 6% के आसपास, 5 to 6% आई थिंक इंटरेस्ट अभी भी ये अपने सेविंग अकाउंट पे दे रहे हैं। सो डिपॉजिट बैलेंस अप टू 5 करोड़। मार्च 20 में 34,267 था। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आप देखेंगे 99% का ग्रोथ हुआ, दैट इज 100% ग्रोथ कर दिया, डबल कर दिया इन्होंने मार्च 20 से मार्च 21 के बीच में अपना डिपॉजिट बैलेंस अप टू 5 करोड़। जो ग्रैनुलर डिपॉजिट्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी बैंक के लिए भी, व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रैनुलर डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, सो जो 5 करोड़ से कम वाले बैलेंसेस हैं, दैट हैज ग्रोन 100% इन लास्ट 1 year. So if you see, the liability side of the bank has been improving really well, but when it comes to the advances side, that's where the pain is today. अगर वो पेन ये नेक्स्ट 1 year में, नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में रिमूव कर पाते हैं, या जो इम्पैक्ट है कोविड का या इनकी इंफ्रा बुक का या फिर टेलीकॉम का जो अकाउंट इनके पास चैलेंज चल रहा है आजकल, अगर उसको ये ठीक से टैकल कर पाते हैं तो बहुत ज्यादा हमारी रेकनिंग ये है कि ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक बन सकता है। But all depends upon how they take these challenges. So if they take them really well in their stride, then you will see a lot of changes which as we go forward. Then one more thing, जो कि एक टेलीकॉम अकाउंट है, जो कि पेन इन द एसेट क्वालिटी है इनकी, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो वोडा आइडिया का एक्सपोजर है इनके पास, जो इन्होंने क्लियरली कॉल आउट किया है अपनी एनुअल रिपोर्ट में।